नमस्कार सभी को। मैं शांति हूँ और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउअडेज। इस वीडियो में आइए पहले अध्याय लिविंग वर्ल्ड पर चर्चा करें। हम मुख्य रूप से जीवित जगत में विविधता, टैक्सोनोमिक श्रेणी क्रम और टैक्सोनोमिक श्रेणियों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे आप उपशीर्षक देखने के लिए सीसी आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए विषय में गहराई से उतरते हैं। हम सभी जानते हैं कि यह जीवित संसार कितना सुंदर है। जीवित जीवों में विविधता और वे जहाँ रहते हैं वह स्थान वाकई अद्भुत है। जीवित जीव सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर विशाल नीली भेल तक फैले हुए हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन विभिन्न प्रकार के जीवित जीवों को जाना और वर्णित किया गया है? असल में इसे ही जैव विविधता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या और प्रकार। जैव विविधता वास्तव में जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हर दिन नई प्रजातियां खोजी जाती हैं और इन प्रजातियों की सूची कभी समाप्त नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं, इस दुनिया में लाखों पौधे और जानवर हैं। हम अपने क्षेत्र के पौधों और जानवरों को उनके स्थानीय नामों से पहचानते हैं, है ना? उदाहरण के लिए मेरी मातृभाषा मलयालम में आम को मांगा कहा जाता है। और आपकी मातृभाषा में आम को क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये स्थानीय नाम एक ही देश के भीतर भी जगह जगह बदल सकते हैं। इसलिए जीवित जीवों के नामकरण को मानकीकृत करने की आवश्यकता है ताकि किसी विशेष जीव को पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। इस तरह की नामकरण प्रक्रिया को नामकरण नोमेनक्लेचर कहा जाता है। उस विशेष नाम को उस जीव का वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम कहा जाता है। बिल्कुल, नामकरण या नाम देना तभी संभव है जब जीव का सही तरीके से वर्णन किया गया हो। साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि वह नाम किस जीव से जुड़ा है। यह चरण पहचान आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति नामकरण संहिता इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार दिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जानवरों के लिए वैज्ञानिक नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राणी नामकरण संहिता इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार दिए जाते हैं। वैज्ञानिक नाम यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक जीव का पूरी दुनिया में केवल एक ही नाम हो। किसी भी जीव का वर्णन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया के किसी भी हिस्से के लोग उसी नाम तक पहुंच सकें। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसा नाम किसी अन्य ज्ञात जीव के लिए पहले से उपयोग में न हो। किसी जीव का वैज्ञानिक नाम दो भागों में होता है: सामान्य नाम जेनेरिक नेम और विशिष्ट उपनाम स्पेसिफिक एपिथेट। दो भागों वाले नाम देने की इस प्रणाली को द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। इस नामकरण प्रणाली की शुरुआत कैरोलस लिनियस, जिन्हें कार्ल लिनियस भी कहा जाता है, ने 1751 में की थी। उन्हें अक्सर वर्गीकरण का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आइए आम मैंगो का उदाहरण लेते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है और इसे ऐसे तिरछे अक्षरों इटैलिक्स में लिखा जाता है। यहाँ मंगिफेरा वंश जीनस को दर्शाता है, यानी यह सामान्य नाम जेनेरिक नेम है, जबकि इंडिका एक विशेष जाति या विशिष्ट उपनाम स्पेसिफिक एपिथेट है। एपिथेट का अर्थ है उपनाम, या दूसरे शब्दों में यह वंश के बारे में और अधिक जानकारी देता है। अब आइए वैज्ञानिक नामों से संबंधित कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करें। जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम आमतौर पर लैटिन में होते हैं और हमेशा तिरछे अक्षरों इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ये लैटिन में रूपांतरित, लैटिनाइज्ड या लैटिन से व्युत्पन्न होते हैं, चाहे उनकी उत्पत्ति कुछ भी हो। उदाहरण के लिए मैंजिफेरा इंडिका में इंडिका एक आधुनिक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है भारत का, और यह पौधे के मूल क्षेत्र को दर्शाता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, जैविक नाम में पहला शब्द वंश जीनस को दर्शाता है, जबकि दूसरा भाग विशिष्ट उपनाम स्पेसिफिक एपिथेट को दर्शाता है।
जैविक नाम के दोनों शब्द जब हस्तलिखित होते हैं तो उन्हें अलग अलग रेखांकित अंडरलाइन किया जाता है या फिर लैटिन मूल को दर्शाने के लिए तिरछे अक्षरों इटैलिक्स में छापा जाता है। पहला शब्द जो वंश जीनस को दर्शाता है बड़े अक्षर से शुरू होता है, जबकि विशिष्ट उपनाम स्पेसिफिक एपिथेट छोटे अक्षर से शुरू होता है। यहाँ मंजीफेरा इंडिका में वंश का नाम मंजीफेरा बड़े एम से शुरू होता है और विशिष्ट उपनाम इंडिका छोटे अक्षर आई से शुरू होता है। आइए मैं वैज्ञानिक नामों के बारे में एक और बिंदु जोड़ता हूँ। वैज्ञानिक नामों में लेखक का नाम विशिष्ट उपनाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आता है। यह जैविक नाम के अंत में होता है और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मंजीफेरा इंडिका लिन। यह दर्शाता है कि इस प्रजाति का सबसे पहले वर्णन लिनियस ने किया था। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, पृथ्वी पर लाखों जीवित जीव हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित जीवों का अध्ययन करना संभव है? नहीं, ठीक है, लेकिन वर्गीकरण इसे कुछ हद तक संभव बना सकता है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी चीज़ को कुछ आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में समूहित किया जाता है। इन श्रेणियों के लिए वैज्ञानिक शब्द टैक्सा है। यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि टैक्सा बहुत अलग अलग स्तरों पर श्रेणियों को दर्शा सकते हैं। पौधे, जानवर, स्तनधारी, कुत्ते, ये सभी टैक्सा हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी है और स्तनधारी जानवर हैं। इसलिए स्तनधारी और कुत्ते अलग अलग स्तरों पर टैक्सा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार विशेषताओं के आधार पर सभी जीवित जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ विशेषताओं के आधार पर जीवित जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी शब्द ग्रीक शब्द टैक्सिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है व्यवस्था, और नोमोस, जिसका अर्थ है नियम। टैक्सोनॉमी जीवों के नामकरण, वर्णन और वर्गीकरण का विज्ञान है और इसमें दुनिया के सभी पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव शामिल हैं। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? अगर आपको उत्तर याद है तो अभी नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करें। ठीक है, आइए टैक्सोनॉमी के बारे में और जानें। बाहरी और आंतरिक संरचना, साथ ही कोशिका की संरचना, विकास प्रक्रिया और जीवों की पारिस्थितिक जानकारी आधुनिक टैक्सोनॉमिक अध्ययन का आधार है और आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि विशेषण, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण वे प्रक्रियाएं हैं जो टैक्सोनॉमी के लिए मूलभूत हैं। आपको यह भी जानना चाहिए कि जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसे सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। सिस्टमैटिक्स जीवों की विविधता और उनके विकासवादी संबंधों का अध्ययन है। सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनेटिक विश्लेषण का संयोजन है और इसका उपयोग जीवन के विकास को समझने के लिए किया जाता है। शब्द सिस्टमैटिक्स लैटिन शब्द सिस्टम से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवों की व्यवस्थित व्यवस्था। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, वर्गीकरण के दौरान प्रत्येक जीव को एक श्रेणी में रखा जाता है। चूंकि श्रेणी समग्र टैक्सोनॉमिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, इसे टैक्सोनॉमिक श्रेणी कहा जाता है और सभी श्रेणियां मिलकर टैक्सोनॉमिक श्रेणी क्रम बनाती हैं। प्रत्येक श्रेणी, जिसे वर्गीकरण की एक इकाई कहा जाता है, वास्तव में एक स्तर का प्रतिनिधित्व करती है और आमतौर पर इसे टैक्सॉन कहा जाता है। इसका बहुवचन रूप टैक्सा है। सभी ज्ञात जीवों के टैक्सोनॉमिकल अध्ययन ने सामान्य श्रेणियों के विकास में योगदान दिया है, जैसे कि किंगडम, फाइलम जानवरों के मामले में, या डिवीजन पौधों के मामले में, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीशीज। सभी जीवों में, जिनमें पौधों और जानवरों के किंगडम भी शामिल हैं, स्पीशीज सबसे निचली श्रेणी है, जबकि किंगडम सबसे ऊंची श्रेणी है। किसी जीव को विभिन्न श्रेणियों में रखने के लिए मूल आवश्यकता है किसी व्यक्ति या जीवों के समूह के लक्षणों का ज्ञान। अब आइए प्रत्येक श्रेणी के बारे में विस्तार से जानें। सबसे पहले स्पीशीज।
जानवरों, कवक, पौधों और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न किस्मों को अलग अलग स्पीशीज कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा, स्पीशीज टैक्सोनॉमिकल श्रेणी में सबसे निचली श्रेणी है। स्पीशीज को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यह जीवों का एक ऐसा समूह है जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और ऐसे संतति उत्पन्न कर सकते हैं जो स्वयं भी आपस में प्रजनन करने में सक्षम हों। इस प्रकार दो अलग अलग प्रजातियों के जानवर जैसे बाघ और शेर आपस में प्रजनन नहीं कर सकते, जबकि एक ही प्रजाति के जानवर प्रजनन कर सकते हैं। तो स्पीशीज उन जीवों का समूह है जिनमें मूलभूत समानताएं होती हैं। किसी को भी एक प्रजाति को उससे निकट संबंधी दूसरी प्रजाति से अलग करने में सक्षम होना चाहिए और यह अलगाव उनके विशिष्ट रूपात्मक मॉर्फोलॉजिकल अंतर के आधार पर किया जा सकता है। अगर आप बाघ और शेर का उदाहरण लें तो आप आसानी से उनके विशिष्ट रूपात्मक अंतर देख सकते हैं, है ना? प्रत्येक जीन्स में एक या एक से अधिक विशिष्ट उपनाम स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं जो अलग अलग जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनमें रूपात्मक समानताएं होती हैं। अगली उच्च श्रेणी जीन्स है। इसका बहुवचन रूप जेनेरा है। संबंधित प्रजातियों का एक समूह जिसमें अन्य जेनेरा की प्रजातियों की तुलना में अधिक समान लक्षण होते हैं, उन्हें एक जीन्स के अंतर्गत रखा जाता है। हम कह सकते हैं कि जेनेरा आपस में निकट संबंधी प्रजातियों के समूह होते हैं। उदाहरण के लिए आलू और बैंगन दो अलग अलग प्रजातियां हैं। वे आपस में संतान उत्पन्न करने के लिए संकरण नहीं कर सकते, लेकिन दोनों ही जीन्स सोलैनम में आते हैं क्योंकि इनमें पत्तियों की व्यवस्था, शिराओं और पत्तियों की बनावट, संबंधित वनस्पतिक और प्रजनन संरचनाओं में कुछ समानताएं होती हैं। इसलिए एक जीन्स उन प्रजातियों का समूह है जिनमें समान विशेषताएं होती हैं, जबकि एक प्रजाति उन संबंधित जीवों का समूह है जो आपस में संकरण कर सकते हैं। अगली उच्च श्रेणी फैमिली कुल है। संबंधित जेनेरा का एक समूह जिसमें जीन्स और प्रजाति की तुलना में समानताओं की संख्या और भी कम होती है, उन्हें एक फैमिली के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के लिए पौधों में 3 अलग अलग जेनेरा सोलैनम, पेटूनिया और डैचुरा को सोलानेसी फैमिली में रखा गया है, जिसे नाइटशेड फैमिली भी कहा जाता है। सोलैनम, पेटूनिया और डैचुरा में कुछ सामान्य रूपात्मक विशेषताएं होती हैं, जिनके कारण इन्हें सोलानेसी फैमिली में शामिल किया गया है। अगली उच्च श्रेणी ऑर्डर वर्ग है। कुछ समान लक्षणों वाली फैमिलीज को एक ही ऑर्डर के अंतर्गत रखा जाता है। इन समान लक्षणों की संख्या एक फैमिली में शामिल विभिन्न जेनेरा की तुलना में कम होती है। उदाहरण के लिए पौधों की फैमिलीज जैसे कम्वल्वुलेसी और सोलानेसी को ऑर्डर पॉलीमोनालस में शामिल किया गया है, मुख्य रूप से पुष्पीय फ्लोरल लक्षणों के आधार पर। अगली उच्च श्रेणी क्लास वर्ग है। समान विशेषताओं वाले ऑनर्डर्स यानी संबंधित ऑनर्डर्स एक ही क्लास के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए प्राइमेटा ऑनर्डर जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिबन शामिल हैं, और कार्निवोरा ऑनर्डर जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ते जैसे जानवर आते हैं, इन्हें क्लास माइमेलिया स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इन जानवरों को क्लास मैमेलिया स्तनधारी वर्ग में रखा गया है क्योंकि ये सभी गर्म रक्त वाले जानवर हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। अगली उच्च श्रेणी फाइलम है जो जानवरों के लिए प्रयोग होती है, या डिवीजन जो पौधों के लिए प्रयोग होती है। फाइलम का बहुवचन रूप फाइला है। कुछ समान विशेषताओं वाली क्लासेस एक ही फाइलम या डिवीजन के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न क्लासों जैसे स्तनधारी, मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी आदि के जानवर फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। इन सभी जानवरों को फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे नोटोकॉर्ड,
और डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम की उपस्थिति। पौधों के मामले में मोनोकोटिलेडोनी और डिकोटिलेडोनी क्लासेस को डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंतर्गत रखा गया है। इन्हें एंजियोस्पर्माए में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये सभी फूल वाले बीज वाले पौधे हैं। अगला है किंगडम। ये टैक्सोनॉमिकल श्रेणी क्रम में सबसे उच्च श्रेणी है। जानवरों के मामले में विभिन्न फाइला के सभी जानवरों को वर्गीकरण प्रणाली में सबसे उच्च श्रेणी, जिसे किंगडम एनिमेलिया कहा जाता है, में रखा जाता है। दूसरी ओर पौधों के मामले में विभिन्न डिविजन्स के सभी पौधों को वर्गीकरण प्रणाली में सबसे उच्च श्रेणी, जिसे किंगडम प्लांटी कहा जाता है, में रखा जाता है। एक बार फिर यहाँ प्रजाति स्पीसीज से लेकर किंगडम तक की टैक्सोनॉमी श्रेणियां दी गई हैं। ये व्यापक श्रेणियां हैं। आपने शायद पहले ही नोट किया होगा कि जैसे जैसे हम प्रजाति से किंगडम की ओर ऊपर जाते हैं, सामान्य विशेषताओं की संख्या कम होती जाती है। उदाहरण के लिए एक ही वंश जीनस के पौधों में उतनी सामान्य विशेषताएं नहीं होती जितनी एक ही प्रजाति स्पीसीज के पौधों में होती हैं। इसी तरह एक ही कुल फैमिली के पौधों में उतनी सामान्य विशेषताएं नहीं होती जितनी एक ही वंश जीनस के पौधों में होती है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जितना निम्न टैक्सा होगा, उसमें शामिल सदस्यों के बीच उतनी ही अधिक सामान्य विशेषताएं होंगी। मुझे उम्मीद है कि अब यह स्पष्ट हो गया होगा। जब आप यह अध्याय पढ़ें तो टैक्सोनॉमिकल श्रेणी में टैक्सा के आरोही क्रम को अच्छी तरह से समझ लें, यानी प्रजाति स्पीसीज से किंगडम तक, और यह भी कि जैसे जैसे हम प्रजाति से किंगडम की ओर ऊपर जाते हैं, सामान्य विशेषताओं की संख्या कम होती जाती है। यहाँ कुछ सामान्य पौधों और जानवरों के वैज्ञानिक नामों के साथ एक तालिका दी गई है। विभिन्न टैक्सा के बारे में बेहतर समझ के लिए इस तालिका का अध्ययन करें। जब आपको लगे कि आपने यह अध्याय अच्छी तरह से सीख लिया है, तो लिविंग वर्ल्ड MCQs पर एक वीडियो देखें और जांचें कि क्या आपने सभी महत्वपूर्ण अवधारणाएं सही समझी हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही और बायोलॉजी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।